नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब मंच पर। कल जिस तरीके से दिल्ली में आह्वान किया गया था प्रोटेस्ट के लिए यूजीसी रेगुलेशन के विरुद्ध, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को घर में नज़रबंद कर दिया गया और उसके बाद में कई तरह की कोशिश की गई कि लोग जंतर मंतर और रामलीला मैदान में नहीं जुटे। हालांकि वहां गए लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी, लोगों को डिटेन किया गया यानी हिरासत में रखा गया और बहुत लोगों को छोड़ भी दिया गया। बहुत लोगों के पीछे पुलिस अभी भी पड़ी हुई है। कल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था तो भारत जीता भी है, तो उसके लिए भी पूरे भारत को बधाई। देखिए, अब जो प्रोटेस्टर थे उनकी जो डिमांड थी उसको सुना जाना चाहिए था। उनसे एक लिखित जो भी है उनका जो मांग है वो लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ये सब नहीं किया। पुलिस ने सीधे डिटेन किया जो प्रोटेस्टर थे। और यूपी में कम से कम जितने भी संगठन से जुड़े हुए लोग थे, जो अपनी संगठन चलाते हैं या फिर जो सक्रिय हैं सामाजिक रूप से, जो अपने समाज की हित की रक्षा के लिए आगे खड़े हैं अग्रिम पंक्ति में, उनको भी कहीं ना कहीं डिटेन किया गया। और कई नाम है उसमें। सर्वेश पांडे का मैं कल देख रहा था, उनका कहना था कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगी पुनः, उस पर हम लोग उसके पहले भी प्रोटेस्ट करेंगे और उस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए रखे हैं। देखिए, सुभाष काशीनाथ महाजन केस 2018 बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है 2018 का, जिसमें SC/ST एक्ट जो है 1989 जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जिसको बोलते हैं SC/ST एक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही थी कि किसी की भी SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी के पहले थोड़ा सा प्रीलिमिनरी जांच होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो सरकारी जो स्टाफ हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आपसी लड़ाई और प्रतिद्वंदिता को भी जातिगत रंग देकर और फिर केसेस दर्ज हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं। और फिर तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत का प्रावधान किया जाना चाहिए। कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के जमानत दिया जाना चाहिए। ये 3 मुख्य बातें सुभाष काशीनाथ महाजन केस में कहा गया था। लेकिन उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के बाद में संसद से कानून बनाकर पुनः पुराना जो व्यवस्था था उसको ना सिर्फ लागू किया गया बल्कि उसमें भी ज़्यादा धाराओं को जोड़ा गया। अब उस समय सोचना चाहिए था अपर कास्ट या सवर्णों को कि भैया ये तो हमारे साथ में बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है, ये तो एकदम न्यायालय का अवमानना है। और उस समय विरोध भी हुआ। विरोध तो बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे स्टेट्स में हुआ। और बीजेपी लगातार कई स्टेट्स में चुनाव मतलब हारी भी और नीचे पायदान पे भी चली गई। वोट काउंट्स उनके परसेंटेज गिरे। तो इसके बाद में सबको पता है कि EWS एक्ट लाया गया, EWS आरक्षण लाया गया। अब देखिए, बात उठी थी UGC रेगुलेशन को लेके और बात जा रही है SC/ST एक्ट के तरफ, क्योंकि एक लोगों को लग रहा है क्रोनोलॉजी है कि पहले आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण लोग दबाव में आए। SC/ST एक्ट में जो संशोधन जिस तरीके से न्यायपालिका ने अपना विचार रखा था उसकी आपने अवमानना की। ठीक इसी तरीके से ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे तुष्टीकरण किया था कांग्रेस ने। उस समय 1985 का मुद्दा है, साहबानो केस जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था भाई कि ट्रिपल तलाक वो कानूनी रूप से जायज़ नहीं है। इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, ट्रिपल तलाक को जायज़ ठहराने के लिए कांग्रेस ने कानून पारित किया। तो उस समय मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा था और अभी एक वर्ग का तुष्टीकरण हो रहा है। देखिए, किसी के साथ में भी जातिगत आधार पे कोई भी भेदभाव होता है तो कानून है पहले से, अगर उसमें गुंजाइश हो तो उसी के अनुसार मिलना चाहिए।
केसेस दर्ज होना चाहिए। उसमें अगर कहीं कोई गलत तरीके से आदमी फंस जाता है, जैसे मैं बता रहा था आपको कल भी कि विष्णु तिवारी का केस बहुत ही फेमस केस है। 20 साल तक वो जेल में रहे और बाद में पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था। और ये जो है मिसयूज जो है यदि किया जा रहा है किसी एक्ट का, और एक व्यक्ति भी अगर उससे प्रभावित हो रहा है, तो भाई ये तो न्यायपालिका की हार है। तो SC/ST एक्ट के तरफ में भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि अब बातें उठने लगी है। UGC रेगुलेशन में जिस तरीके से सीधे सीधे कह दिया गया कि भाई सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, सीधे सीधे यही कहा गया है कि सामान्य वर्ग के लोग जो हैं अताताई हैं और इन पे जांच बैठना चाहिए, सीधे सीधे यही कहा गया है। और इसमें SC/ST तो छोड़ दीजिए, ये छात्रों के लिए ही है, छात्र छात्राओं के लिए, तो इसमें SC/ST एक्ट के जैसा ही प्रावधान इन्होंने कर दिया। लेकिन एक बात जो नया हुआ वो है OBC को शामिल करना। तो इसमें OBC को भी शामिल कर दिया गया। बारे भाई, मतलब वो OBC जो 1989 के पहले सामान्य वर्ग में थे, है ना, और मतलब आरक्षण मिलने के पहले बहुत सारे कास्ट जो है सामान्य वर्ग में ही थे, मूलतः सामान्य वर्ग में ही थे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो वो OBC जिसकी कई जातियां क्षत्रिय परिवार से संबंध रखती हैं, कुल से संबंध रखती हैं, क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखती हैं, कई जातियां, और कई जातियों के रूलर भी रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे राजघराने हैं जो अभी OBC में हैं, जो जातियां वो रूलर रहे हैं, और वो ऐसा कहते भी हैं कि भाई हम फलाना क्षत्रिय हैं, हम फलाना क्षत्रिय हैं, हम फलाना क्षत्रिय हैं। तो उनको भी अब जो है इस दायरे में ला दिया गया। अब चलिए रोहित वेमुला के तरफ। रोहित वेमुला का जो केस है उसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो रोहित वेमुला का जो केस है वो पॉलिटिकल केस है, मतलब रोहित वेमुला छात्र संगठन से जुड़ा हुआ था और लगातार प्रोटेस्ट और ये सब चीज़ें वहाँ हो रही थी। ऐसा नहीं था कि रोहित वेमुला जो है पॉलिटिकल संगठन से नहीं जुड़ा हुआ था और अचानक से उसको कोई गया एक दिन और उसका कोई कुछ बोला, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, ऐसा नहीं था। रोहित वेमुला अम्बेडकराइट्स मूवमेंट से जुड़ा हुआ था और प्रॉपर पॉलिटिक्स कर रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर में। ठीक है, पहली बात। दूसरी जिसके बाद में जिसके आधार पे इस UGC रेगुलेशन को लाया गया है। अब रोहित वेमुला के ऊपर में और भी जब जांच सामने आई, पहले तो रोहित वेमुला को दलित घोषित कर दिया गया, जबकि रोहित वेमुला जो है उसको गोद लिया गया था एक दलित परिवार के द्वारा। तो यहाँ से तो दलित कहना मतलब नहीं है सही, और हाईकोर्ट ने ये कहा भी कि उनको दलित के कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हैं। और इस पर किसी भी मीडिया घराने ने मतलब इसको स्पष्टीकरण भी नहीं किया कि रोहित वेमुला जो है उनका दलित बिरादरी से संबंध नहीं था। अब रोहित वेमुला ने क्या किया कि उनको जो गोद लेने वाला परिवार था वो जो है दलित बिरादरी में था सूचीबद्ध, लेकिन उनके जो ओरिजिनल माता पिता थे, ओरिजिनल जो पिता थे वो हैं OBC, और उस आधार पे बोला कि ये तो OBC हैं। रोहित वेमुला के जो पिताजी, चूँकि जो अनुवांशिकी रूप से माना जाता है कि फादर ही होता है कास्ट का आधार, तो उसके आधार पे रोहित वेमुला को OBC माना गया। बाद में जो है जब डिसीज़न आई अपर बेंच की, तो उसमें जो है ये कास्ट वाला एंगल ही गुम कर दिया गया। लेकिन तब तक बात ये सामने आ गई थी और फैलाया गया था, चूँकि कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो अपना पॉलिटिक्स खूब करते हैं। अभी भी एक दो जो है कम्युनिस्ट विचारधारा से आए हुए लोग मोदी जी के करीब हैं, उनके मीडिया सलाहकार हैं। तो रोहित वेमुला का जो केस था उसमें ये बातें फिर गुम कर दी गई कि भैया वो SC नहीं था, वो एक्चुअली में OBC था। अब रोहित वेमुला ने सर्टिफिकेट भी बना लिया था SC का, तो ये भी एक जांच का विषय है भाई कि कोई बायोलॉजिकली जो है एक ऐसा परिवार में पैदा होता है जो OBC परिवार से सूचीबद्ध है और बाद में वो SC का सर्टिफिकेट कैसे बना लिया। चलिए ठीक है, फर्जीवाड़ा होता है।
फिर वही एससी के सर्टिफिकेट के आधार पे फिर पूरा हल्ला हंगामा खड़ा किया गया कि दलित बच्चा के साथ में अत्याचार हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक भी मान लेते हैं। इसके बाद जो हुआ वो कोई नहीं बोलता कि जो रोहित वेमुला का जो केस है वो एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी के अंदर में जो पॉलिटिक्स होता है, जो छात्र संगठन कई हैं जो कार्य कर रहे हैं, उसके कारण घटित हुआ। जो भी हुआ, उनको जो है यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, उनका स्टिपेंड बंद कर दिया गया और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो बहुत सारा एंगल था उसमें और सबसे बड़ा एंगल था पॉलिटिकल एंगल। ठीक है, पॉलिटिक्स हो रहा था, वहाँ पर मारपीट हुई थी और वो लोग शामिल रहे थे। अब सामने में एबीवीपी था तो एक विचारधारा के आधार पर कम्युनिस्ट जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को पूरा रायता की तरह फैला दिया और बाद में इसी का संज्ञान लेते हुए, चूँकि जो न्यायपालिका है वो हमेशा मॉडरेट थिंकिंग रखती है। ठीक है, न्यायपालिका को बहुत लोग गुमराह भी करते हैं, वो मॉडरेट थिंकिंग रखती है, इसलिए तो कभी कभी गुमराह भी कर देते हैं न्यायपालिका को। तो इसको जो है अलग तरीके से फिर ले जाया गया कि ये है भाई, ये है। जबकि पुलिस की जांच में और हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें इस तरह की बातें सामने आई थी। अवेलेबल है, आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें अगर कुछ होता है तनातनी दोनों साइड से, तो इसको किस तरीके से सरकार जो है समझती है कि ये बहुत ही जाति से जुड़ा हुआ मसला है ना। जब जाति से जुड़ा हुआ मसला होता तो उसमें पॉलिटिक्स थोड़े होता उतना। अरे भाई, कोई कहीं जा रहा है मान लीजिए यूनिवर्सिटी में और अगर उसको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, जाति के आधार पे उसको गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो वहाँ तक बात समझ में आती है कि भाई ये तो बहुत गलत है किसी को जातिगत किसी के ऊपर में टिप्पणी करना। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर में ये सब करना, तो मतलब टिप्पणी किया भी गया मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलिटिक्स जब हो रहा है वहाँ पर जाति की बातों को पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से लागू करना कि भैया ये जाति के कारण ही हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लोगों से जो इसका केस स्टडी कर रहे थे। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, जातिगत दुर्भावना जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। फिर इसके बाद में ही ये यूजीसी रेगुलेशन लाया गया। अब सरकार जो है वो ओबीसी को भी तो इसमें ला ही दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो क्या मानती है रोहित वेमुला को, एससी मानती है या ओबीसी मानती है? और यदि ओबीसी मानती है तो फिर सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये कहाँ से उनको डेटा मिला कि ओबीसी के साथ में जातिगत भेदभाव और अत्याचार हो रहा है। कौन सा डेटा है? क्या कोई कमेटी बनाया गया, किसी भी तरीके की कमेटी ने कुछ अनुशंसा किया, कुछ जांच किया, कुछ रिकॉर्ड जो है ट्रैक किया गया? एक इनके सलाहकार है, मीडिया सलाहकार दिलीप मंडल। तो दिलीप मंडल जो है वो ओबीसी के हित की बात रखते हैं और पहले तो मोदी जी को खूब जो है बड़ाई करते थे। मतलब आप उल्टा कर लीजिए, तो मोदी जी के पीछे ही लगे रहते थे, मोदी जी को पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन आज जो है मोदी जी के बहुत करीब हैं, मीडिया सलाहकार हैं, तो भाई करीब तो होंगे ही, काफ़ी पैसा भी पाते हैं और ओबीसी के रक्षक हैं। तो ओबीसी को भी इसमें शामिल करा दिया गया। अब बात ये नहीं है कि आप ओबीसी को शामिल करा रहे हैं, पहले तो आपके पास में कोई सुदृढ़ रिपोर्ट नहीं है शामिल करने को लेके। दूसरा बात, ठीक है आपने ओबीसी को शामिल कर दिया, तो फिर आप सिर्फ कौन से पूर्वाग्रह के आधार पे जनरल को बाहर कर दिए? भाई स्टूडेंट्स के तौर पे रखते, यदि किसी ने किया हो किसी के साथ में गलत बर्ताव, तो फिर बहुत सारा नियम कानून ऐसे भी लागू होता है जो संविधान के अंतर्गत आता है। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि भाई
जो अपर कास्ट का जो बच्चा है उसके साथ में दुर्भावना नहीं हो सकता है। BHU में लिखा गया कि ब्राह्मण बरिया भारत छोड़ो और वी आर कमिंग फॉर यू और देयर विल बी ब्लड। मतलब BHU में जो मदन मोहन मालवीय जो खुद ब्राह्मण समाज से थे, उन्होंने BHU को बनाया और वहाँ पे इस तरीके का ब्राह्मण बनिया को गाली, न सिर्फ गाली दिया गया बल्कि कहा गया कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारा जो है देयर विल बी ब्लड, मतलब तुम्हारा जो है खून किया जाएगा। इस तरह की बातें JNU में भी लिखा जाता है, इस तरह की बातें कई यूनिवर्सिटीज़ में लिखा जाता है। ब्राह्मणों के खिलाफ में सरेआम ब्राह्मणवाद छोड़ दीजिए, ब्राह्मणवाद तो एक शील्ड है, मान लीजिए ब्राह्मणवाद के शील्ड के अंदर में ये लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ करें, लेकिन ब्राह्मणवाद पे बात नहीं हो रहा था BHU में। ब्राह्मण बनिया JNU में ब्राह्मण बनिया, तो ब्राह्मण बनिया लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के वाल पे, तो ये ब्राह्मणवाद का बात नहीं कर रहे हैं, ये एक जाति का बात कर रहे हैं। और इसी के समय में, मोदी जी के समय में, जो मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो जो लोग लिखा है इस तरह का स्लोगन आपके यूनिवर्सिटीज़ के वाल पे, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया? उसके खिलाफ आपने कौन सी कमेटी बैठाया? इसी तरीके से तो यहूदियों के खिलाफ में प्रोपोगेंडा होता था ना यूरोप में, उसी तरीके से आज ब्राह्मणों के खिलाफ में प्रोपोगेंडा हो रहा है। और इसमें सहायक कौन है? इसमें सहायक है मोदी सरकार। मतलब आप ब्राह्मणों को गाली दीजिए, आपका कुछ नहीं होगा। आप भाई क्यों आइडेंटिटी भाई दिए भाई उनको आप? हाँ, क्यों आइडेंटिटी आप उनको दिए? संवैधानिक तौर पे तो उनका आइडेंटिटी दे दिए कि भाई ये इसका पिताजी ब्राह्मण था तो इसका बेटा भी ब्राह्मण होगा, बेटी भी ब्राह्मण होगा। तो फिर एक सिटीजन के तौर पे क्या उसके खिलाफ में कोई अगर उसका खून करने का बात कर रहा है, उसकी हत्या करने का बात कर रहा है, तो आप चुप्पी साधे रहेंगे? कौन सा FIR दर्ज करवाया इन्होंने? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? सरेआम जो है, इवन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सेकेंड वाइफ थी वो ब्राह्मण थी, और उनको लेकर सरेआम जो है अम्बेडकराइट्स लोग गाली देते हैं। इनकी कौन सी सरकार भाई सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करती है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध में अनिल मिश्रा ने थोड़ा सा बोला था तो गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के वाइफ के बारे में यदि कोई बोलता है, यही अम्बेडकराइट्स मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, तो गिरफ्तारी का बात छोड़ दीजिए, उसको वायरल किया जाता है सोशल मीडिया पे। अरे भाई उनकी वाइफ थी, ठीक है वो ब्राह्मण थी, लेकिन उनका वाइफ एक पत्नी के रूप में तो कम से कम इज्जत कीजिए। तो कूल बात यह है कि मतलब अब हिंदू मुसलमान करके पेट नहीं भर रहा था मोदी जी का, तो ये जो है इन्होंने UGC रेगुलेशंस, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, इस तरह का जो चीज़ है। अब बताइए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या बोला था भाई? यही ना बोला था कि भाई पहले प्रिलिमिनरी जांच हो, प्रारंभिक जांच किया जाए। उन्होंने बोला था कि भाई जो सरकारी लोग हैं उनकी तत्काल जो है गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारा होता है भाई, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि आपसी खुन्नस में भी कर देते हैं। अब बताइए कि जितना फॉरवर्ड कास्ट और OBC का लोग है जो नौकरी कर रहा है, उसको अगर किसी जो उसका कलीग्स है या कोई नीचे सबऑर्डिनेट्स कोई अगर काम कर रहा है उसके साथ में, तो अगर उसके साथ में कुछ बाती हुआ और वो यदि दलित है तो वो तो जाके सीधे ठोकेगा केस, FIR दर्ज कराएगा कि भाई हमको तो जातिगत गाली दिया गया, और बिना कोई जांच किए हुए उस सरकारी अधिकारी का, उस सरकारी व्यक्ति का तत्काल जो है गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। भैया कितना सही है ये? तो
सरकार जो है जिस तरीके से कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही थी मुसलमानों का शाहबानो केस में, उसी तरीके से SC/ST एक्ट 1989 में और उसमें संशोधन करके और उसको जो है और मजबूत बना के और UGC रेगुलेशन ला के ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं एक ऐसे वर्ग का जो इनका वोट बैंक बन जाए आने वाले दिन में। और इससे इनको लाभ ही है। जैसे क्या है कि सवर्णों के अंदर में, ब्राह्मणों के अंदर में और स्वर्ण की जो जातियां हैं उनके अंदर में राष्ट्रवाद की भावना है और मतलब थोड़ा सोचते हैं देश दुनिया के बारे में। शिक्षा भी औसतन ज़्यादा ही है, तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो उस हिसाब से बीजेपी को पसंद करते हैं। अब बीजेपी जो है उनका जो है उनके अधिकारों का जो है हनन कर रही है, उनके अधिकारों का रक्षा नहीं कर पा रही है, उल्टा उन पे जो है ऐसे असंवैधानिक जो है कृत्य कर रही है जो नहीं करना चाहिए। मैं असंवैधानिक इसलिए बोलता हूँ कि फर्स्ट हियरिंग में UGC रेगुलेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो असंवैधानिक तो है। अब इनको समझ में नहीं आता है, इनका जो शिक्षा मंत्री है वो गधा है। तो भाई मोदी जी का गलती है कि आप गधा आदमी को शिक्षा मंत्री बना के रखे हैं, और बिल्कुल गधा है। अगर भाई उनको इतना समझ नहीं है कि संविधान में मूल अधिकार में क्या क्या बातें हैं, तो भाई आप तो शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। आपको तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। जब फर्स्ट हियरिंग में आपका जो है स्टे लग जा रहा है आपका बनाया हुआ रेगुलेशन पे, तो आप तो गधा हैं। गधा मतलब समझ रहे हैं ना, दिमाग से गधा, दिमाग से पैदल। तो ऐसा व्यक्ति भारत का शिक्षा मंत्री है जिसको मूल अधिकार के बारे में पता नहीं है। इसको अनुच्छेद भी पता नहीं होगा, मुझे पता है। पूछ दिया जाए कि अनुच्छेद 18-19 का है तो इनको नहीं पता होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है भारत का शिक्षा मंत्री है, तो क्या होगा? सवर्णों के साथ में न्याय होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल सा बात है। तो आने वाले दिनों में जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें शामिल होइए, विरोध दर्ज कराइए, और जो ये लोग गिरफ्तार करवा रहे हैं या हिरासत में रख रहे हैं पुलिस के हिरासत में, इससे तो भाई बात जो है बनने वाला नहीं है। इससे जो है और इनके पॉलिटिक्स का और अवसान होगा और नीचे जाएगा। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।